ये कौन है, तो पहले तो इन्होंने छिपाया, क्योंकि लड़ाई चली रही थी हिंदू मुस्लिम की, तो जान रहे थे महाराज के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, बताई नहीं। लेकिन बाद में जो है उन सबों को जानकारी हो गई, और जो ही आक्रमण करने की योजना बनाई है, इन्होंने तुरंत तलवार निकाल लिया। और जो ही बताया कि मैं बल्लरी हूँ, तो ही वो सब भाग खड़े हुए कि अरे भाई ये तो बहुत हिम्मती लड़की है और इससे पेश पाना ठीक नहीं है। और ज़्यादा नहीं, 4-5 सालों के अंदर जब राजभर समाज का पूरा इतिहास सामने आ जाएगा, आपको बता दें ये क्षत्रियों का इतिहास उनके सामने है क्या। अरे इनकी तो उत्पत्ति राजभरों से हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आइए हम आज जानेंगे राजभर इतिहास के बारे में। जैसे कि आप सभी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में तो सुना ही है। आइए आज जानेंगे, हमारे साथ में एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सुहेलदेव जी के साथ में रहने वाली महारानी, जिनका नाम है महारानी बल्लरी देवी जी, उनके इतिहास के बारे में इतिहासकार हैं रामचंद्र राव जी। तो आइए हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे, कैसे उनकी लड़ाई हुई, कैसे उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है, परिचय। जी, मैं रामचंद्र राव गोरखपुर से बोल रहा हूँ, और मैं सिंचाई विभाग में जिलेदार था, सेवानिवृत्त जिलेदार हूँ। और वर्तमान समय में मैं राजभर समाज के इतिहास पर शोध कार्य कर रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे, जैसा कि बल्लरी जी जो कि महारानी रही हैं सुहेलदेव राजभर जी की, तो किस तरीके से उन्होंने अपना संघर्ष किया और उनके बारे में कुछ जानकारी दें सर। जी, ऐसा है कि महारानी बल्लरी देवी के विषय में भारतीय इतिहासकार हमेशा ही मौन रहे, कभी उन्होंने कोई जिक्र किया ही नहीं। एक जदुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव एडवोकेट थे सुल्तानपुर के, और उन्होंने एक भाले सुल्तान करके एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने महारानी बल्लरी देवी के विषय में काफ़ी विस्तृत लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो है अवध क्षेत्र के एक क्षत्रिय राजा, जिन्हें किंवदंतियों में बालेश्वर नाम दिया गया है, उनकी पुत्री थी। और जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त उस राजा को, बालेश्वर को जो है उसने इस क्षेत्र से खदेड़ दिया, वो चले गए पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन जब दूसरी बार उसने सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, तो तमाम राजाओं ने आह्वान किया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए तमाम हिंदू राजा एकत्रित हों। उस वक्त उन्होंने अपने पुत्री को, महारानी बल्लरी को, महेश्वरानंद उस वक्त महंत हुआ करते थे अयोध्या के, और वो उनके धार्मिक गुरु थे, उनको महारानी बल्लरी को, जो उस वक्त बची थी, उनको सौंप करके और वो लड़ाई में चले गए सेना लेकर के। और उन्होंने कहा अगर मैं ज़िंदा आ जाता हूँ तो मैं इस बच्ची को देखूंगा, अन्यथा इसकी देख रेख और शादी विवाह का कार्यक्रम आपको ही संपन्न कराना है। वहाँ जाते हैं, वो लड़ाई में वो शहीद हो जाते हैं। और इधर महेश्वरानंद जी जो है उस बच्ची की देख रेख करते हैं। उसी वक्त 11वीं सदी में जब इसने आक्रमण किया सैयद सलार मसूद गाजी ने, तो उसने जो है अयोध्या पर भी आक्रमण किया। और जो उन्होंने लिखा है कि वो अक्सर लड़कियों को अपने कैंप में बुलवाता था। एक बार जो है उस इनको भी पकड़ लिया, बल्लरी देवी को, उनके आश्रम से कहीं जा रही थी टहलने, उसी वक्त पकड़ लिया, उनको ले गए वहाँ। लेकिन जब उनको छूने की कोशिश किया तो बल्लरी देवी जो है व्यायाम, अच्छा खासा व्यायाम करती थी, और वो इतनी सशक्त थी कि उन्होंने छटक करके एक ही लात मारा और गाजी मियाँ जा करके 5 कदम दूर गिर गया। और उसके बाद हल्ला हो गया, अरे बाप रे बाप, एक लड़की की हिम्मत, और जो इस तरह से गाजी मियाँ का मार दिया। उसके बाद ये लोग दौड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लेकिन वो निकली और गायब हो गई। उसके बाद जो है ये गाजी मियाँ जो है अपने कुछ सेनापतियों को भेजता है कुशपुर में। उस वक्त शिवेंद्र वहाँ के राजा हुआ करते थे, जो जात के राजवर थे।
और वहाँ पर आक्रमण कर देता है। लेकिन महारानी बल्लरी देवी के अदम्य साहस, सुझाव और चालाकी से सारे के सारे सैनिक उस उनके राजमहल के चारदीवारी में घेर के मार दिए गए। क्योंकि उन्होंने ऐसी चालाकी से काम किया कि पहले धीरे धीरे इन लोगों को अंदर घुसा लिया कि आओ कोई बात नहीं है और हम लोग सहयोग करेंगे, वो करेंगे। वो घोड़ा बेचने गए थे, सब घोड़े के नाम पर गए थे घोड़ा बेचने, कि जो ही अंदर घुस जाएंगे हम लोग अंदर से दरवाज़ा खोल देंगे, आक्रमण कर देंगे, तब तक बाहरी सेना आ जाएगी। पहले इन्होंने घुसा लिया, चूँकि जानकारी इनको हो गई थी इसलिए पहले घुसा लिया, उसके बाद जो है बंद करके सबको मार डाला। और वो इनके जितने भी सैनिक थे और जो सेनापति सबके सब मारे गए। जब जानकारी हुई सैयद सलार मसूद गाजी को तो वो घबरा गया कि अरे ये कौन हो सकता है। बाद में इन लोगों ने बताया कि अरे वही बल्लरी है, वो लड़की बल्लरी, जिसकी वजह से जो है हमारी इतनी बड़ी सेना मारी गई और कहीं न कहीं वो मेरे लिए सरदर्द हो गई है। बाद में जो है वो ये आक्रमण की योजना बनाता है बहराइच पर, तो ये जानकारी महेश्वरानंद जी को होती है। तो उनके सहयोग के लिए महारानी बल्लरी को वो पुरुष वेश में वहाँ भेजते हैं और बलराज नाम दिया जाता है उस लड़की का नाम। क्योंकि ये हुआ कि ये स्त्री वेश में जाएगी तो शायद वो एक्सेप्ट न करें, राजा वो भी नवयुवक थे और ये शायद एक्सेप्ट न करें, तो ये पुरुष वेश में वहाँ बलराज के नाम से जाती हैं और उनके साथ रह करके हमेशा जहाँ भी जाना सहचर बन करके रहती थी। एक बार वो जाती हैं इधर उत्तरी क्षेत्र में जंगल में, जहाँ उसकी सेना आ जाती है सैयद सलार की, और देखते हैं तो कहते हैं भाई, अब ये गाना गा रही थी तो उन्होंने सुना भाई इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो जाते हैं, सब देखते थे कि वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ, अरे तुम्हारी इतनी सुंदर आवाज़ कैसे हो सकती है, ये कौन है। तो पहले तो इन्होंने छिपाया, क्योंकि लड़ाई चली रही थी हिंदू मुस्लिम की, तो जान रहे थे महाराज के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, बताई नहीं। लेकिन बाद में जो है उन सबों को जानकारी हो गई और जो ही आक्रमण करने की योजना बनाई है, इन्होंने तुरंत तलवार निकाल लिया और जो ही बताया कि मैं बल्लरी हूँ, तो ही वो सब भाग खड़े हुए कि अरे भाई ये तो बहुत हिम्मती लड़की है और इससे पेश पाना ठीक नहीं है। बाद में वो आते हैं वहाँ से और सुहेल देव को इसकी जानकारी होती है, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि ये लड़की है। और अंत में यहाँ आते हैं लोग और लड़ाई जब होती है तो उस वक्त बलराज के रूप में वो लड़ाई में सुहेल देव के साथ रहती है। और उसी लड़ाई में महारानी बल्लरी को जो है एक तीर मारता है गाजी मियाँ, जो उनको लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सुहेल देव को बड़ा कष्ट होता है और उसी बीच तो महेश्वरानंद जी पहुंच जाते हैं। महेश्वरानंद जी उसको देखते हैं, दवा ववा होती है। महेश्वरानंद ये हुआ कि भाई मरी तो नहीं है, लेकिन कैसे इसको होश में लाया जाए। तो एक आदमी बताया कि भाई देखिए ये सुहेल देव को बहुत पसंद करता है आदमी, और अगर उसके दिमाग में ये बात डाली जाए कि सुहेल देव जी खतरे में हैं, किसी तरह से कान में डाला जाए, हो सकता है इसको होश आ जाए। फिर ऐसा ही किया गया, बहुत तेज़ उनके कान में आवाज़ किया गया कि महाराजा सुहेल देव लड़ाई में उसमें खतरे में हैं, घिरे हुए हैं। जब वो जोर की आवाज़ दी जाती है वो उठ के बैठ जाती है। उसके बाद जो है फिर लड़ाई होती है और गाजी मियाँ मारा जाता है। और उसी लड़ाई के बाद जो है वो महेश्वरानंद जी उसमें एक आयोजन होता है विजयोत्सव, और विजयोत्सव में उनको जो है कन्यादान कर देते हैं और उनको जो है महारानी की घोषणा की जाती है। ये उनकी कहानी है। और देखिए इस इतिहास को भारतीय इतिहासकारों ने कहीं महत्व दिया ही नहीं। जब उन किले खंडहरों पर आप जाएंगे तो वहाँ की स्थानीय जनश्रुतियाँ बताती हैं कि कौन राजा था और कैसा था, उसने देश के लिए समाज के लिए क्या किया है। आज आप निकलेंगे तमाम क्षेत्रों में देखेंगे जगह जगह राजभवनों का किला दिखाई देगा और लोग कहते हैं कि राजभवनों का किला है,
लेकिन भारतीय इतिहासकार, खास करके हिंदू इतिहासकार, उनकी किताबों को पढ़िए, उनकी किताबों में राजा का नाम नहीं मिलेगा। कहीं कहीं मजबूर होकर लिख दिया कि भर राजा को हरा करके फला क्षत्रिय राजा ने अपना सत्ता कायम किया। अब बताएं, उनके पिता का, उनके पूर्वज के राजा का नाम याद है, लेकिन उस राजा का नाम उनको याद नहीं है जिसको इनके पूर्वज ने परास्त किया था। अब आप सोच सकते हैं, इस तरह से राजभर समाज के इतिहास का दमन किया गया, उसको समाज में विस्मृत करने का कार्य किया गया। यही वजह है कि राजभर समाज आज जो है अपने इतिहास को पूरा जान नहीं पाया है। लेकिन धन्य हो अंग्रेजी इतिहासकार, आप, ये राजभर समाज आपका ऋणी है, आगे भी ऋणी रहेगा कि उन्होंने, हालांकि लोगों ने बताया तो गलत, तमाम छिपाया, लेकिन जहाँ तक जानकारी हुई उन्होंने अपने गजेटियर में, आर्कोलॉजिकल सर्वे में इस बात का जिक्र किया है। और उसी आधार पर आज हम हों, चाहे एम बी राजभर जी हों, राजेश जी हों और तमाम लोग हैं, शोध करके इस बात को जो है समाज के सामने ला रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, 4-5 सालों के अंदर जब राजभर समाज का पूरा इतिहास सामने आ जाएगा, आपको बता दें ये क्षत्रियों का इतिहास उनके सामने है क्या। अरे इनकी तो उत्पत्ति राजभरों से हुई है। लेकिन कहते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति होशियार होता है। राजभर समाज शिक्षा में पिछड़ गया, और शिक्षा पिछड़ क्यों गया, उसका कारण था जब नसरुद्दीन शाह ने इसका राजभरों का कत्लेआम घोषित किया गया, गांव के गांव कत्ल किए जाने लगे, भाग के जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, तो बताइए वो पढ़ेगा क्या। उसके पास तो खाने की ठिकाना नहीं रहा शाम का, वो क्या पढ़ेगा। इसलिए वो अपना इतिहास भी भूल गया। भाई 2 साल 2 3 4 पीढ़ी जाते जाते अपना इतिहास लोग भूल जाते हैं। चलिए एक और चर्चा कर लेंगे चलते चलते। जैसा कि आज ST आरक्षण के लिए राजभर समाज आज काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सरकार बार बार उसको इग्नोर कर रही है, क्या रीजन? देखिए ये सरकारें जो है, ये वोट का नफ़ा नुकसान देख करके निर्णय लेती हैं। और वैसे भी भाजपा सरकार तो आरक्षण ख़त्म करने के चक्कर में कर रही है, उससे कैसे उम्मीद करते हैं आप। भले ही देखा जाए तो सवर्णों को 10% का जो आरक्षण रात मिला, तो वो उनकी सत्ता है, तो वो अपने के लिए तो देखिए 1 दिन में उन्होंने कर लिया। और यहाँ कोर्ट का आदेश हुआ और 6-6 साल भर उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगा। जब वहाँ से कंडम ऑफ कोर्ट का जब आदेश हुआ तो बड़ी मुश्किल से लगाया, लेकिन कुछ हल्ला लगा दिया कि ये गौड़ जात के से इनका रोटी बेटी का संबंध नहीं है। अब बताइए, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, जाति आधारित है। जात के आधार पर वर्तमान देखिए ना क्या कह रहा है। वर्तमान स्थिति के ऊपर तो आरक्षण मिलना चाहिए, वर्तमान स्थिति पर आरक्षण मिलना चाहिए, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके दिया जाता है। इसीलिए बार बार संविधान में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि कोई भी नियम अस्थायी नहीं हो सकता, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। जैसे आज कहा जा रहा है कि जो है कुछ पिछड़ी जातियों को सामान्य श्रेणी में डाला जाए। क्यों कह रहे हैं भाई आप? इसीलिए कह रहे हैं ना कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। राजभर समाज तो मील की पत्थर की तरह आज भी वही है। फिर आप जो है वो उठपटांग रिपोर्ट लगा करके जो है आप क्यों कह रहे हैं कि इनको दिए नहीं है? कहने दिए भाई, इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सब तो इनकी कमज़ोर है। लेकिन नहीं, ये भाजपा सरकार से आरक्षण की उम्मीद करना तो कतई संभव नहीं है। ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ कर सकती है, क्योंकि ये समाज में तोड़ फोड़ की नीति हमेशा अपनाते रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि अखिलेश सबल पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये पिछड़ी जात को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, वो भी अपने लिए, पिछड़ों के लिए नहीं, अपने लिए, कि ये बढ़ जाएंगे तो कम से कम 3 नेता हो जाएंगे। तो 3 नेता होंगे तो किसी की 2 को तो हम खरीद ही लेंगे। पिछड़ा समाज तो बिकने के लिए तैयार ही है। 5 किलो अनाज में बिकता है तो वो तो करोड़ का सौदा है। तो ये सब चल रहा है और बड़ा मुश्किल है। हालांकि जागो राजभर जागो समिति लड़ाई लड़ रही, भाई लड़ ही सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, वही हम कर ही पाएंगे, लड़ाई तो लड़ नहीं पाएंगे। आरक्षण के नाम पर कभी देखिए, एक बार मीटिंग कराए थे बब्बन जी, आरक्षण को लेकर के ही जंतर मंतर पर। महाराज आश्चर्य होगा आपको कि मुश्किल से 50-60 आदमी जुटे, शेष पार्टी के नेता लोग विरोध कर रहे थे। एक लड़की आई है, उसी
मीटिंग धरना प्रदर्शन का ही विरोध पर पर्चा बांट चली गई। अब बताइए, वो भी राजभर थी। तो इसलिए समाज तो लड़ाई लड़ नहीं पाएगा, वही कोर्ट एक सहारा रहा और कोर्ट की बात सरकार मान नहीं रही है। दिक्कत तो यहाँ है, वरना समाज नेताओं को छोड़ करके स्वयं की लड़ाई लड़े, धरना प्रदर्शन लखनऊ में दे या जंतर मंतर पर दे तो सरकार ध्यान देंगी। लेकिन जब भी कोई सामाजिक संगठन लड़ाई की सोचता है तो राजनीतिक पार्टियां अपना, अरे वो तो फला से जुड़े, फला लोग करा रहे हैं, हाँ बताइए, उनका विरोध कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राजभर समाज जो है बहुत उहापोह की स्थिति में है। बहरहाल लड़ाई कोर्ट में चल रही है, सफलता अभी अंधेरे में है। चलिए, ये थे इतिहासकार रामचंद्र राव जी, जिन्होंने बल्लरी जी के बारे में अपनी जो भी इतिहास के माध्यम से जानकारी इन्होंने स्टडी किया है उसके बारे में इन्होंने बताया, और राजभर राजछड़ की वर्तमान स्थिति के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।